ओ भाई जो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई क्लास, ठीक है। एक बार आप लोगों को अगर ये पता लग गया कि इंडक्टर क्या कर रहा है, रेजिस्टर क्या कर रहा है और कैपेसिटर क्या कर रहा है, एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो फिर खेल सेट है। उसके बाद इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ एक बार हमें समझना होता है कि तीनों एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर लगता है, एक इंडक्टर, जो याद करो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, ईएमआई चैप्टर के अंदर, जो आपको पता है क्या करता है, बोलो, अपने अंदर इंडक्शन करता है। जब कभी करंट सेट होने की कोशिश करता है सर्किट के अंदर, तो शुरू में करंट को रोकता है बनने से, याद आया कुछ। और कैपेसिटर एक तरीके का, अभी चैप्टर में करा नहीं है, पहले तो करा हुआ, लेकिन कैपेसिटर एक तरीके से चार्ज को स्टोर करने के लिए हम बोल सकते हैं डिवाइस। यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा रखी है। तो हमारे सर्किट के अंदर ये तीन एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं, दैट इज एल, सी और आर। ये चैप्टर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बस ये डिस्कस कर रहा है कि अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो वो कैसे बिहेव करेगा, अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो कैसे बिहेव करेगा, सिर्फ कैपेसिटर तो कैसे बिहेव करेगा, अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हो तो कैसे बिहेव करेगा, रेजिस्टर और इंडक्टर लगे हो तो कैसे बिहेव करेगा, और अगर एलसीआर, एलसी वाला नहीं होता, तीनों ही लगे हो तो कैसे बिहेव करेगा। इस चैप्टर का 80% कंटेंट सिर्फ इन 6 सर्किट्स के अंदर पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और बहुत सिंपल है, आप लोग खुद जानते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का फ्लो बनाने में टाइम लगता है बस इसका, उसके बाद आपको पता ही है कि तरीके से चलता चला जाएगा। तो समझाऊंगा पूरा चैप्टर में आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूँ कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। चैप्टर में एलसीआर को पढ़ा था। एलसीआर यहाँ पर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को बोल रहा है। एक सर्किट में 3 तरह के एलिमेंट्स लगते हैं, तीनों का अपना अपना काम होता है। जैसे रेजिस्टर का आप लोग पढ़ते हैं, करंट को अपोज करता है, पता है ना, ऐसे ही आप लोगों का, आपको इंडक्टर को भी पता है, करंट को सेट करने में अपोज करता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कर लूँ कि आप लोगों को पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो कैसा होता है। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, मैंने इस सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट लगा रखा है। ये मेरे पास पी पॉइंट है, ये मेरे पास क्यू पॉइंट है और ये मेरे पास रेजिस्टर है, समझना। और ये मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई लगा रखी है इधर भाई। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आएगी, इसमें आप लोगों को पता है कि करंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ईएमएफ है ना, जो ये वोल्टेज जो इसमें बन रही है, जो इस सप्लाई से वोल्टेज आ रही है, वो कुछ ऐसी आ रही है कि वो समय के साथ कांस्टेंट है ही नहीं, कभी बढ़ती है कभी घटती है। फिर निचली डायरेक्शन में आने का मतलब होता है कि वो अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर लेती है। ये ऊपर वाली साइकिल इंडिकेट करती है कि करंट जा रहा है पी से क्यू, और नीचे वाली इंडिकेट करती है कि करंट कहाँ जा रहा है, क्यू से पी। ये मैं आर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको लोड लिख देता हूँ। तो अगर मेरी सप्लाई ऑल्टरनेटिंग है, सो फॉर द हाफ ऑफ द टाइम द करंट गोज फ्रॉम द पी टू क्यू डायरेक्शन एंड फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम द करंट गोज फ्रॉम क्यू टू पी डायरेक्शन। और वो भी कांस्टेंट नहीं जाता कि भाई पी से क्यू चल रहा है तो एक जैसा चले, क्यू से पी चल रहा है तो एक जैसा चले। वो भी कैसे चलता है बोलो, वो भी ऐसा चलता है सर कि पी से क्यू में चल रहा है तो पहले बढ़ेगा 1 2 3 4 5 बढ़ा, फिर इसी डायरेक्शन में रहेगा और घटेगा 5 4 3 2 1 0, इसी डायरेक्शन में रहते हुए घटेगा। फिर क्या होगा, उल्टी दिशा में चलना शुरू करेगा क्यू से पी, और पहले बढ़ेगा, ये बढ़ना ही है, बस माइनस साइन तो ये इंडिकेट करता है कि विपरीत दिशा में बढ़ा है। वो +5 है, ये -5 है। मेरी बात समझो, वोल्टेज मान लो, करंट मान लो, बात एक यहाँ पर। तो आप लोग बोलेंगे पहले पी से क्यू में चला 1 2 3 4 5, फिर पी से क्यू में रहती घटा 5 4 3 2 1 0, फिर क्यू से पी में आया बढ़ा 1 2 3 4 5, और फिर इसी डायरेक्शन में रहते हुए घटा 5 4 3 2 1 0। क्लियर हुआ पहले तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का। और जब वोल्टेज ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है कि कभी बढ़ रही है घट रही है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी बढ़ रहा होगा घट रहा होगा टाइम के साथ। जब वोल्टेज मैक्सिमम होता होगा तब करंट भी मैक्सिमम हो जाता होगा, आई नोट पीक पकड़ता होगा। ये वाला क्या होता होगा बोलो, माइनस आई नोट। किसी सर्किट में अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो करंट भी बन रहा है ना, तो ईएमएफ मैक्सिमम हुआ, हमने बोला करंट भी मैक्सिमम हो गया, ईएमएफ गिरने लगा करंट भी गिरने लगा। तो कुछ हमारा जैसा वेरिएशन ईएमएफ रख रहा है वैसा वेरिएशन हम मान के चलते हैं करंट भी रख रहा है। ये वाली बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई कि हाउ योर ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द सर्किट। बट इन द डीसी अगर डीसी फ्लो कर रहा हो, पहले बेसिक बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपको सारे टर्म्स क्लियर हो ये वाले। पी और क्यू, और मैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट करंट लगा दूं तो ये आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है ना वो पी से क्यू में ही चलता रहेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर करंट एक्सिस ले लूँ और ये टाइम ले लूँ, या फिर मैं इसको ईएमएफ ले लूँ,
तो ये कांस्टेंट रहेगी, मतलब रहेगी भी पॉजिटिव साइड पे पी से क्यू रहेगी हर वक्त, और वो भी बदलेगी नहीं, सीधा कैसी रहेगी बोलो, कांस्टेंट। दैट इज द डायरेक्ट करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड दैट इज डायरेक्ट करंट। सबको यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, याद आ रही है सब बच्चों को? अगली बात सुनिए, क्या तुम लोगों को पता है, क्योंकि मेरी जो ईएमएफ इक्वेशन है वो बदल रही है, जो मेरी जो ईएमएफ है वो कभी जीरो रहती है, कभी ई नोट होती है, कभी ई नोट की आधी भी होती होगी। व्हाट इज दिस ई नोट? ई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, जो पीक पकड़ता है, मैक्सिमम पकड़ता है ना, यही तो होता है। और ऐसे ही आई नोट भी पीक है भैया, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन पीक आई नोट रहेगा या पीक ई नोट रहेगा। कभी जीरो भी आएगी वोल्टेज, कभी ई नोट बाई 2 भी रहेगी। देखो ये भी ई नोट है, इस समय पर ई नोट है, इस समय पर ई नोट है, कभी ई नोट बाई 2 भी थी, कभी ई नोट बाई 4 भी थी, कभी जीरो भी थी। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, याद करो, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपने एसी जनरेटर वाली क्लास उस दिन ली थी, मैंने 10-15 मिनट एसी जनरेटर को आपको एक्सप्लेन करा था, तो वो लास्ट में इक्वेशन बन के आया था E इक्वल्स टू में NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और याद करो इसी को हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ बोला था, दैट इज ई नॉट। भूल के लग रहा है? याद आ रहा है? तो E जो है वो क्या होता है बोलो, E नॉट साइन ओमेगा टी। बेसिक आइडिया, स्पेस वगैरह सारी बातें मैं भी क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई? तो ये कहना चाह रहा है कि देखो हमारा जो ईएमएफ है ना, वो आपको पता है माइनस ई नोट इस तरफ और प्लस ई नोट इस तरफ, मैक्सिमम ऐसे वेरी करेगा। और ऐसे वेरिएशन ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा या कॉस थीटा करते हैं। तो साइन की वैल्यू आपको पता है -1 से +1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। साइन की वैल्यू अगर कोई चीज खुद -1 से +1 के बीच में वेरी कर रही है और मैं उसको ई नोट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, -ई नोट से +ई नोट। दूसरी बात जो जाननी बहुत जरूरी, जो कि शॉर्ट में ही बताऊंगा, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा उसकी, 11th क्लास नहीं पढ़ा था, 12th में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। जब मैं चैप्टर कर रहा था मैंने पूरी एक क्लास इस पे लगा दी होगी फीस समझाने में। तो बस बात क्या है ना वो सुन लीजिए। साइन का सब बच्चों को ये वाला मुद्दा पता है? क्लास प्लीज ये चीज अच्छे से सीख लेना, बिकॉज सारा चैप्टर इसके ऊपर टिका हुआ है। आपको पता है जैसे 0 डिग्री है, ये पूरा जो 360 डिग्री होता है, अगर रेडियन में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 6.28 रेडियन है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अरे 360 डिग्री बोला जाए या 6.28 रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन, पाई का मतलब 3.14, मल्टीप्लाई करके देख लो वही चीज आएगी। बात तो एक ही होती है, जैसे 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, बात एक ही होती है। वैसे एंगल्स के अंदर भी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन एक ही बात होती है। तो 2 पाई 360 तो बोलते हैं। अब 2 पाई का आधा बोलो, कितना बोलो, पाई रेडियन 180। इसका भी आधा करूंगा तो बोलो कितना, पाई बाय 2, 90 को पाई बाय 2, 270 को बोलो कितना बोलूंगा, 270 को, ये देखो 270, 3 पाई बाय 2। अब मुझे बस आप लोगों से ये बात जाननी है, साइन थीटा अपनी वैल्यूज क्या क्या देता है बोलो। साइन 0 पर वैल्यू कितनी देता है, 0। जो यहां देगा उसका माइनस टाइम्स यहां देगा, तो 0 का माइनस टाइम्स भी 0 ही आएगा बच्चों। और इधर अगर 1 देगा तो इधर बोलो क्या देगा, -1। तो मैं बस तुम लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूं, बस उसको सीख जाओ तुम लोग, सारी बातें हो जाएंगी हमारी पूरी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ईएमएफ की इक्वेशन को लिखा E नॉट साइन ओमेगा टी, और आपको पता है अलोंग दिस एक्सिस टाइम चेंज हो रहा है। अब जो कोयल ऐसे घूमती थी जनरेटर वाली, तो टाइम बदल रहा है। अब जब टाइम की वैल्यू बदलेगी तो आपको नहीं लगता कि ओमेगा टी भी बदलेगा? टाइम बदलेगा तो बोलो क्या बदलेगा, ओमेगा टी भी बदलेगा। इस ओमेगा टी को बुलाते हैं बच्चों फेज। क्या बुलाते हैं इसको? और मैं बस आप लोगों को इन अलग अलग पोजीशंस के फेज बता रहा हूं कि अलग अलग पोजीशन से फेज क्या रहा होगा, जिससे मेरा ईएमएफ का वैल्यू कभी 0, कभी ई नॉट, कभी 0, कभी -ई नॉट और कभी 0 आ रहा है। ढंग से सुनना मेरी बात को, 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगी वाली चीज। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ कि इधर कितना फेस रहा होगा कि मेरी ई की वैल्यू 0 आ रही है। तो मैंने कहा ओमेगा टी पक्का 0 रहा होगा। कितना रहा होगा? अगर ओमेगा टी 0 होगा तो साइन 0 0 होगा और मेरा ईएमएफ का वैल्यू 0 आएगा। अच्छा भाई आर्यन इधर बता, ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट आ रही है, ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है, ई नॉट। तो ओमेगा टी ऐसा क्या रहा होगा कि ई नॉट आ गई होगी? किसी को बोलने दो, अर्चित पता लग जाता है। ई की वैल्यू ई नॉट आ रही है, तो ओमेगा टी क्या होना पड़ेगा, पाई बाय 2। क्यों? साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, साइन पाई बाय 2, क्योंकि मैं बोलूंगा अगर मेरे को ई नॉट मिल रहा है तो गारंटेड मेरा फेस, बोलो मेरा जो फेस है वो क्या रहा होगा, पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 ही तो क्या होता है, 1, और ये 1 हो जाएगा तो मेरा वैल्यू ई नॉट आ जाएगा।
तो मैं बस आप लोगों को देखो बहुत डीप नहीं जाना चाहता, मैं बस एक बात आपको ऐसी बताना चाहता हूँ जिससे हमारे चैप्टर में सारा काम बन जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि when this variation is going like this, the EMF attains its zero value, its maximum value, its zero value, minus zero value, again zero value. This attains this values at different phases, right? अलग अलग फेसेस में वैल्यू अटेन करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस जगह पर पक्का इसका फेस कितना होगा 0, तभी तो मेरा E0 आ रहा है। इस जगह पर मेरा फेस कितना रहा होगा π/2, तो sin π/2 की वैल्यू 1 होगी, E की वैल्यू E0 आ जाएगी। इस जगह पर वापस से फेस कितना हुआ होगा पाई, sin पाई मतलब बोलो कितना आ जाएगा वापस से 0। फिर एक और बड़ी चीज बात दूंगा, sin पाई 0 वापस 0 आ जाएगा। चलो इस जगह पर बताओ कितना होना चाहिए पाई, फेस 3π/2। अगर ये फेस 3π/2 हो तो sin 3π/2 की वैल्यू कितनी आएगी -1, तब जाके मेरा आंसर आएगा -E0। समझ नहीं आ रहा, लक्ष्य नहीं है बात समझ में। अगर ये 3π/2 नहीं हुआ तेरा फेस तो तेरे को -E0 मिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पक्का 3π/2 होगा तभी -E0 आंसर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? वापस से 0 आने के लिए ये वाला फेस बोलो कितना होगा। एक्चुअल बात में अगर आप लोगों को बोलूं ना, तो मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूं कि जो ये वेरिएशन आ रहा है, इट इज कम्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा टी, एंड द डिफरेंट टाइम पे जो ये ओमेगा टी की वैल्यू है, ये बोलो क्या क्या है, यहाँ पर 0 है पक्का, यहाँ पर ओमेगा टी बोलो कितना रहा होगा π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर बोलो कितना 2π, तभी मेरे को वैल्यूज ऐसी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। नहीं है प्रियांशु मेरी बात समझ में? अच्छा मैं टाइम की रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं मेरी ये पूरी ना एक साइकिल का है भैया। एक साइकिल में कॉइल को मैं पकड़ता हूं, जैसे मान लो थोड़ा सा हल्का सा और एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आए समझ में बढ़िया, नहीं तो इतनी बात समझ में आ गई तो काम चल जाएगा मेरा। तो मैंने बोला कि एक कॉइल ऐसे पूरी घूमती है जनरेटर की, और तब जाके एक साइकिल तैयार होती है पूरी। तो जब एक कॉइल घूमती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कैपिटल T, आधे चक्कर में T/2, उससे भी 1/4 चक्कर में T/4। तो ये आपको अलग अलग समय का बता रहा है, जैसे कि ये 0 समय होता है, ये वाला T/4 समय होता है साइकिल का, ये वाला T/2 समय होता है, ये वाला 3T/4 होता है, और ये वाला क्या होता है पूरा कंप्लीट T होता है। इन अलग अलग टाइम पर ये जो स्मॉल t है ना, अलग अलग टाइम पर स्मॉल t पूरा कैपिटल T भी हो जाएगा, मतलब एक चक्कर का समय, उससे आधे चक्कर का समय, उससे 1/4 चक्कर का समय। इन सब समय पर जब मैं t को रखूंगा 0 तो ओमेगा t 0 आ जाएगा, जब मैं t को रखूंगा T/4 तो ओमेगा t π/2 आ जाएगा। तो अलग अलग समय पर अलग अलग फेस की वैल्यू आएगी। नहीं समझे? अलग अलग समय मतलब अलग अलग स्मॉल t पर, स्मॉल t कौन सा बोलो, 0 होगा, T/4 होगा, T/2 होगा, 3T/4 t, ये कौन से समय भाई, पूरे एक चक्कर के लगाने को बोलते हैं कैपिटल T। अब उसके अकॉर्डिंग मैंने सबके नाम रख दिए। T/4 समय मतलब 1/4 चक्कर हो गया, जब टाइम T/2 हुआ आधा चक्कर हो गया, जब टाइम 3T/4 हुआ इतना हो गया, और जब पूरा टाइम T हो गया तो पूरा एक चक्कर हो गया। तो इन अलग अलग समय पर बातें नहीं, इन अलग अलग समय पर अलग अलग ओमेगा टी यानी फेस का वैल्यू मिलता है, और वो कितना मिलता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी को लगे सर ये फेस कैसे निकली होगी, तो एक चीज सुन लो, ओमेगा क्या होता है याद है तो, बिल्कुल डीप तक बात बता रहा हूं मैं। ओमेगा होता है 2π/t, क्या होता है बोलो, 2π/t, इनटू में t होता है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी किसी की कैसे निकलेगी, कोई भी चीज ने पूरा एक चक्कर, कोई भी चीज यानी एक चक्कर बोलो कितना 2π रेडियन, कितने समय में लिया कैपिटल T में, तो इतने रेडियन इतने समय में लिए, इससे बोलो उसके एंगुलर वेलोसिटी का अंदाजा लग जाएगा। तो ओमेगा 2π/t होता है, बस मुझे इतना पता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं टाइम को 0 रखता हूं देखो कितना आ जाएगा ओमेगा t। अब समझ लो, टाइम को 0 रखा, ओमेगा t कितना आएगा 0। टाइम को रखो T/4, t से निकट π/2 आ जाएगा। टाइम को रखो T/2, t से ठीक है 2π आ गया। टाइम को रखो 3T/4, 3π/2। कुछ समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये आए समझ में वेल एंड गुड है, अदरवाइज क्या समझ में आना बहुत जरूरी था। ये चीजें उन बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आती है। 11th क्लास में ऑसिलेशन में पढ़ाया, फिर वेव चैप्टर में पढ़ाया, फिर 12th क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ाया मैंने आप लोगों को। चीजें कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और मैं आप लोगों से बस एक बात जानना चाहता हूं कि जिस समय ये वेरिएशन चल रहा है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम वाला मिला मुझे पता हो ये π/2 फेस में मिल सकता है। बस कितने पे बोलो, जब फेस π/2 होगी तभी sin π/2 की वैल्यू 1 होगी। अबे क्या कर रहे हैं, जब फेस की वैल्यू बोलो क्या होगी π/2 तभी मैक्सिमम आएगी। अच्छा बताओ दोबारा, -E0 कम मिल सकती है, -E0 कम मिल सकती है जब ये फेस कितना होगा 3π/2। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रितिका नहीं आए बात समझ। सेम फॉर द करंट, बातें नहीं, करंट बोलो कितना होएगा, तो सभी बच्चे जवाब देना शुरू करेंगे भाई, जिससे किसी से पूछ सकता हूं मैं। सुन लो कार्तिक, अगर करंट 0 आ रहा है तो बताइए फेस पक्का क्या रहा होगा। इधर 0 करंट आ रहा है तो कितना फेस रहा होगा 0। अनुराग, अगर करंट I0 आ रहा है कितना फेस रहा होगा π/2 ना,
अरे फेस मतलब ओमेगा टी यार, अगर ये पाई बाय 2 होगा तभी तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आएगी और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट आ जाएगी। ये वाला फेस कितना रहा होगा तनिषा, पाई, ये वाला कितना 3 पाई बाय 2 और ये वाला बोलो कितना 2 पाई। इस जगह पर 3 पाई बाय 2 का फेस होगा 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 होगा -1 तभी माइनस आई नॉट की वैल्यू आएगी। बस इतना ही समझना था, इसके बाद का अब मैं करा दूंगा। मेन जो गड़बड़ फंसती है ना कि जहाँ पर वो फेसेस समझ में नहीं आ रहे होते, वो ये वाली चीज होती है। तो इस पे हमने टाइम लगा दिया ठीक ठाक, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सोच लो जल्दी से। ये है समझ में, करो करो करो, देख लो एक बार। मैंने बातें करने के लिए नहीं, मैंने आप लोगों को बस टॉपिक को देखने के लिए बोला है। हो गया, पक्की बात है, आगे बात कर सकता हूँ। चलो अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात और करता हूँ। देखो एक ऐसा ड्राइव है जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के थ्रू। मैं आपको मेन एलसीआर कराऊंगा इस चैप्टर का जो आता है एग्जाम के अंदर। भैया वो है आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, क्लास प्लीज बिल्कुल चुप रहो। देखो चुप रहते हो ना तो जल्दी जल्दी होती चीजें और अच्छे से होती है। आप लोग जहां बोलना शुरू करते हो ना वहीं रहता फैला देते हो। बिल्कुल चुप रहो और अपने पड़ोसी को मत बोलने दो। अब यहां पर मैंने बोला आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट। यार एक सोचने वाली बात है, मेरे पास जब डायरेक्ट करंट होता है, मान लो कि डायरेक्ट करंट जो है वो समय के साथ चल रहा है, ईएमएफ की वोल्टेज जो है 10 वोल्ट की है, तो डायरेक्ट करंट तो ये कहेगा भैया 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट का काम करेगा। 10 एम्पीयर करंट है, 10 एम्पीयर जितना काम करेगा, बिकॉज कॉन्स्टेंटली 10 रहता है, कॉन्स्टेंटली 10 रहता है। जैसे कोई गाड़ी रोड पे चल रही है, उसकी स्पीड 60 की है, तो वो 60 की स्पीड से सारा काम करेगी, हर घंटे में 60 की दूरी कवर कर लेगी। अगर वो 60 की स्पीड से चली जा रही है या 60 मीटर पर सेकंड है, तो हर सेकंड में 60 मीटर कवर करती रहेगी। लेकिन सोचो जरा कि कोई गाड़ी ऐसी है जो कभी 60 चल रही है, कभी 80 चल रही है, कभी 20 पे आ रही है, कभी 20 पे आ रही है, कभी 40 पे आ रही है, तो वो 60 जितना काम तो नहीं कर पाएगी। अरे कभी 60 से ज्यादा भी होती है, कभी 60 से कम भी होती है, कभी 60 भी रहती है, तो वो जरूरी नहीं कि 60 जितना काम कर पाए। अरे नहीं आई बात समझ तो उसका, लेकिन कुछ तो इफेक्टिव एवरेज स्पीड आएगा ना कि हाँ इतने से उसने एवरेज दूरी तय कर दी है, तो वो उसका इफेक्टिव वैल्यू मानते हो आप लोग। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मेरी बात समझना, जो आप लोगों का ऑल्टरनेटिंग करंट होता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होती है, एक ही बात समझ लीजिए, वोल्टेज है करंट भी है। तो यहाँ पर टाइम के साथ आपको बताइए ऐसे पकड़ता है वैल्यूज को, मैक्सिमम जाता है कभी ई नॉट। अच्छा मान लो कि आपके पास ये जो मैक्सिमम वोल्टेज जा रही है, सब बच्चे सोचना भाई, अर्चित 10 वोल्ट मैक्सिमम जा रहा है, क्या लगता है कि अगर 10 वोल्ट ही मैक्सिमम गया तो कभी 10 रहा, कभी कभी 10 हुआ होगा ना, पीक पे गया होगा, अदरवाइज 5 रहा होगा, कभी 4 रहा होगा, कभी 3, कभी 0 भी रहा होगा। इस तरफ भी आएगा तो मैक्सिमम कितना हो पाएगा बोलो, अपोजिट दिशा में 10 हो पाएगा, अपोजिट दिशा में 10 हो पाएगा, लेकिन 10 तो मैक्सिमम रहेगा। क्या लगता है कि 10 वोल्ट जितना काम करके दे देगा? मतलब कि मान लो कि ये समय अगर मेरा मान लो 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में ये वाली वोल्टेज को चलाया जो पीक 10 पे जाती है, और 5 सेकंड के लिए किसको चलाया मैंने, 5 सेकंड के लिए इसको चलाया, बताना कौन ज्यादा काम करेगी? ये ना, क्योंकि पूरे 5 सेकंड के लिए 10 का था, और ये 5 सेकंड के लिए 10 का नहीं था, ये बस बीच में 2 बार 10 हुआ था, उसके बाद उससे बीच में तो कम ही रहते सर हमेशा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये बढ़ते घटते हुए जा रहा है, लेकिन कुछ तो इफेक्टिवली काम कर देगा ना, ये बात तो समझे नहीं। इस पंखे के अंदर आप लोग एक डायरेक्ट सप्लाई दो, डायरेक्ट करंट की, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दोगे, भले ही वो बदलती हुई आएगी, लेकिन कुछ तो ये काम करेगा ना, तो वो होता है इफेक्टिव काम कितना करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने वाला हूँ, सीधे याद करो, ई इफेक्टिव या ई आरएमएस या ई वर्चुअल, सारी बात एक ही है, ये बराबर होता है ई नॉट बाय रूट 2 के, ये बराबर होता है ई नॉट बाय रूट 2 के। रुक जाओ प्लीज। मान लो कि अगर किसी ईएमएफ का, किसी ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वोल्टेज 10 वोल्ट का है, तो जो इसका इफेक्टिव आएगा वो आएगा 10 अपॉन में रूट 2, यानी 10 अपॉन में 1.41, कितना आएगा 7.09। मतलब क्या है पता है आप लोगों को इसका मतलब कि भाई,
मतलब कि ये भले ही पीक 10 पे जा रहा है लेकिन 10 जितना काम नहीं करता, काम करता है 7.09 वोल्ट जितना। मतलब कि 7.09 वोल्ट की डीसी लगा दो या 10 वोल्ट पीक जाने वाला एसी लगा दो, बात बोलो क्या है, सेम। ये जो इफेक्टिव वैल्यू नहीं आपको उसका एग्जैक्ट वर्क बताती है कि कितने के बराबर काम कर रहा है। अरे भले ही 10 जा रहा होगा, मैक्सिमम जा रहा है ना, लेकिन हर वक्त थोड़ा 10 रहता है। तो ये इसका इफेक्टिव काम बता रहा है कि 10 जो ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये आपको एवरेजली कितनी वोल्टेज के बराबर काम करके देता है, 7.09। दैट इज योर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वो बदलता रहता है, तो हमें बताना पड़ेगा भाई इतने के इफेक्टिवली काम करके दे देता है। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया रचित? नहीं आई बात समझ में? अच्छा, ऐसे ही मुझे बताना जरा, इफेक्टिव करंट कैसे निकलेगा? इफेक्टिव करंट कैसे निकलेगा? जो करंट की पीक है उसको डिवाइड कर देंगे इससे। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों को पता है आपकी घर की सप्लाई कैसे बोलते हैं? होम में जो सप्लाई आती है आपको बोलते हैं 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है आपके घरों में। ये जो 220 वोल्ट आपको बताया जाता है ना बच्चों, ये आप लोगों को इफेक्टिव वोल्टेज बताता है। क्या बताता है बोलो? इफेक्टिव मतलब आपके घर में वो कहते हैं जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं ना, वो 220 वोल्ट का एसी है। तो आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करिए कि 220 पीक जाता है, वो 220 जितना काम करके देता है। पीक तो कुछ और है उसका, 220 जितना वो क्या करके देता है बोलो? काम। दिस इज नथिंग बट दिस इज द effective value of the voltage which is 220 volt, which is 220 volt. तो what is the peak of the EMF in your home circuits जो उसका आता है? तो मैं बोलूंगा सर इफेक्टिव कितना है, तो पीक होएगा E नॉट बाई रूट 2। मुझे बताना जरा E नॉट कितना आ जाएगा? 220 गुना में रूट 2। समझो समझो, तो 220 गुना में 1.41 which is 310 या 311 जो भी आएगा। मतलब कि आपके घरों में जो करंट आ रहा है, ये जो सप्लाई हमें टाटा पावर वाले भेज रहे हैं, इसका जो घर में पीक बनता है, इसका जो घर में पीक बनता है वो कितने का बनता है? 311 वोल्ट का। बट जिसका पीक 311 है, क्या वो आपको 311 जितना काम करके दे सकती है? वो तो पीक 311 करती है ना। आपके स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स में नंबर आए और सबसे हाईएस्ट नंबर 95 है, हाईएस्ट नंबर 95 है। तो क्या आपकी एवरेज 95 हो सकती है? क्या एवरेज तो कम ही मिलेगी उससे, या हाईएस्ट है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपके घर का जो सप्लाई है उसका पीक 311 वोल्ट का है, लेकिन वो जो इफेक्टिवली काम करके देता है वो कितने का देता है बोलो? 220। इफ समवन सेज 50 वोल्ट एसी, तो जो वो बोलता है वो कौन सी वैल्यू बोलता है? इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं बोलो? 50 वोल्ट उसकी इफेक्टिव है, पीक तो उसका कुछ 80-90 के आसपास रहा होगा। समझ नहीं आया? वो पीक दे दे आपको तो आप इफेक्टिव निकाल लो, इफेक्टिव दे दे तो पीक निकाल लो। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द ईएमएफ एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट? अगर उसका कुछ पीक पकड़ रहा है तो उसका इफेक्टिव वैल्यू करंट का भी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ? सबको क्लियर है? यहां तक में किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो मुझे जल्दी बताओ। पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए तो जो शुरू का जो बेसिक आइडिया था ना इस चैप्टर का, वो इन 2 चीज़ों पे खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है एलसीआर चीज़ें जो। लेकिन आप लोग मुझे कुछ चीज़ों को लेके श्योर हो जाइए। एक, आप लोग मुझे फेस को लेके कभी कंफ्यूज ना दिखें। मैक्सिमम ईएमएफ पकड़ेगा π/2 बेस पे, माइनस E नॉट 3π/2 बेस पे। ऐसे वैसे याद हो तुम लोगों को कौन सी बेस पे क्या मिलता है। दूसरी चीज़ याद हो, पीक वैल्यू में और इफेक्टिव वैल्यू में क्या फर्क है। पीक तो पीक है, इफेक्टिव होता है जितने के बराबर वो काम करके देता है। तो इफेक्टिव होएगा E नॉट बाई रूट 2, और जैसे वोल्टेज बदल रही है वैसे करंट भी बदल रहा है, तो करंट का इफेक्टिव आएगा I नॉट बाई रूट 2। सबको क्लियर हुआ या नहीं? बढ़ सकता हूँ आगे? चल अब ना इस चैप्टर को जब आगे चलाना है हमें, तो हमें 3 बातें समझनी पड़ेगी। ये R, L और C कैसे बिहेव करते हैं। बताओ, एक बार शुरू होगा ना फिर ये एकदम से स्पीड पकड़ लेगा और समझ में आ जाएगी चीजें की क्या होने वाली है। हमें आज LCR तक पूरा निपटाना है इसको, ठीक है? हो जाएगा, सुनते रहोगे तो होना इतने एनर्जेटिक। अब सुनिए भाई, ये 3 एलिमेंट सर्किट में लगते हैं। अच्छा, सर्किट में आप लोगों ने क्या भेजा है? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में क्या चलता है सर? ईएमएफ ऐसे वेरी करेगा। सब बच्चे बोर्ड पर, ईएमएफ इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम एज दिस। सर वो पहले मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। मतलब कुछ ऐसे फ्लो करेगा, बदलते हुए फ्लो करेगा। और करंट भी ऐसे ही फ्लो करेगा।
क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब वोल्टेज होती है तो करंट भी होता है, तभी तो करंट होता है। और करंट कितना होता है वैसे, जितनी भी वोल्टेज है डिवाइड बाय उसका सर्किट का रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। तो वोल्टेज भी फ्लो कर रही है और करंट भी फ्लो कर रहा है। अब आपको इन तीनों एलिमेंट्स को समझना है कि तीनों एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। वो समझिएगा कि जैसे ही आपने किसी सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को चालू किया, आपको पता है वोल्टेज ऐसे बदलती हुई जाएगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, ऐसी करंट भी बढ़ेगा घटेगा। अब ये तीनों एलिमेंट्स का अपना अपना एक्शन होता है इन सबके ऊपर। मान के चलिएगा कि मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था उसमें भी कि दो लोग मान लीजिए, एक मैं हूं, एक मान लीजिए मेरा दोस्त है, या कोई भी दो लोग मान लीजिए ए और बी, उनमें से एक को वोल्टेज मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, करंट मान लीजिए। और रास्ते में तीन एलिमेंट्स का हमें सामना करना है, एक रेजिस्टर का, एक इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का। रास्ते में तीन लोग खड़े हुए हैं, उन तीनों को हमें सामना करना है। अब होता क्या है कि जब ए और बी दोनों चलते हैं, मतलब कि वोल्टेज भी चलती है और करंट भी चलता है। कैसे चलता है आपको पता है, ये बढ़ेगा घटेगा, ये भी बढ़ेगा साथ में और घटेगा। रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को बराबर रोकता है, दोनों को। कहने का मतलब कि ये जितना करंट को रोकेगा उतना ही किसको रोकेगा, वोल्टेज को। अगर मान लीजिए कि मेरे साथ इसने ही भागना शुरू करा और मैंने भी भागना शुरू किया, एक वोल्टेज है एक करंट है और भागना स्टार्ट करे और दोनों को कोई बराबर उसके लिए रोक ले, तो हम में से कौन आगे निकल जाएगा, कोई भी नहीं, बराबर ही चलेंगे। अरे क्योंकि रेजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को बराबर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को भी उतना ही और वोल्टेज को भी उतना ही। अगर किसी ने दोनों को बराबर रोक दिया तो रेस में भी क्या रहेंगे, बोलो बराबर रहेंगे। तो रेजिस्टर ध्यान रखना ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको, बोलो वोल्टेज को भी और करंट को भी। तो हम बोलते हैं इट ऑब्स्ट्रक्ट वोल्टेज एंड करंट बोथ, दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और क्योंकि दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है इसलिए ये दोनों हमेशा सेम फेस में चलेंगे। सेम फेस में चलने का मतलब ये होता है कि जब ये मैक्सिमम होगा तब वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जब ये मिनिमम होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इस बात को समझने की कोशिश करें, हमने चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है तो मेरी शायद बातें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो दोनों को बराबर रोकेगा तो कोई भी आगे पीछे लैग नहीं करेगा, दोनों साथ में चलेंगे भैया। अब आते हैं, बात करते हैं इंडक्टर की। खुशी, इंडक्टर अभी हम पढ़ के आए पीछे चैप्टर ईएमआई में। आप याद करो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर बनने वाले करंट को रोकता है। तो ये क्या करता है, बोलो ऑब्स्ट्रक्ट करंट एंड अलाउ वोल्टेज, वोल्टेज को अलाउ कर देता है। अब सोचो कि एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कह रहा है वोल्टेज को तुम तो जाओ लेकिन मैं करंट को रोक लूंगा, तुम जाओ बट मैं करंट को रोक लूंगा। इंडक्टर का काम होता है कि भाई वोल्टेज को कहता है तुम जाओ लेकिन करंट को मैं स्टार्टिंग में रोक लूंगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी एक को रोक लिया अगर दूसरे को जाने दिया तो अब ये आगे पीछे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो होता क्या है ना इस केस में, क्योंकि करंट को रोकता है और वोल्टेज को अलाउ करता है, तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज लीड कर जाता है, या बोलते हैं करंट क्या कर जाता है, लैग कर जाता है। तो हम बोलते हैं करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 फेज। और ये ऐसा नहीं कि रोके रखेगा, आपको पता है कुछ देर के लिए रोकता है फिर अलाउ कर देता है, कुछ देर के लिए रोकता है फिर अलाउ कर देता है। लेकिन इस अलाउ करने के बाद भी वोल्टेज अब कुछ आगे निकल जाएगा और करंट कुछ पीछे रह जाएगा इस रेस में, क्योंकि उसने वोल्टेज को अलाउ कर देता और करंट को पास होने देता। मैं इसको समझाने के लिए आप लोगों को कुछ यहां पर समझाता हूं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों, प्लीज कोशिश करना समझ में आ जाए। अब ये तो देखो उसका मतलब मैकेनिज्म है कि कितनी देर के लिए रोकता है, तो वो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। वो पाई बाय 2 से ही। अरे सुनो भाई क्लास प्लीज, अब मान लो इधर ये आप लोगों का ईएमएफ है, वेरी करा मैक्सिमम मिनिमम। ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम गई। मैं कह रहा हूं शुरुआत वाली बातें अगर ढंग से समझ में आ गई ना, सारा गेम समझ में आ जाएगा। और आप लोग पाएंगे कि आपका ईएमएफ का जो पीक है वो कितना है, बोलो E0 है। इंडक्टिव सर्किट के दौरान पहले मैं इसमें क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें रोका दोनों को बराबर उससे। तो अगर मेरा ईएमएफ बढ़ रहा है घट रहा है, अपनी पीक E0 पकड़ रहा है, ये मेरा ईएमएफ है, ध्यान देना भाई। तो इसमें जो करंट बनता है, करंट कुछ ऐसे बनता है, इस बात को समझना, ये करंट का पीक है। अच्छा करंट का पीक ईएमएफ के पीक से हमेशा इससे थोड़ा सा कम मिल सकता है आपको, क्योंकि करंट आता है ईएमएफ बाय में किससे, बोलो रेजिस्टेंस से। थोड़ा सा ईएमएफ पे रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू थोड़ी कम आएगी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना,
इस रेजिस्टिव सर्किट में आप लोग क्या पाएंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे साथ ही साथ क्या बढ़ा, करंट भी बढ़ा, फिर वोल्टेज घटा तो करंट भी घटा, फिर वोल्टेज दूसरी साइड में बढ़ा तो करंट भी दूसरी साइड में बढ़ा। मतलब इसको बोलते हैं करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन द, और इसका क्या कारण है कि वो सेम फेज में है, करंट एंड वोल्टेज आर इन। मैं कह रहा हूं कुल मिला के ये पेज आपने अगर ढंग से सुन लिया ना और समझ लिया तो चैप्टर की जड़ समझ में आ जाएगी, चैप्टर किस बेस पे काम कर रहा है। सिर्फ यही पेज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो मैंने आप लोगों को बोला क्योंकि रेजिस्टर दोनों को ही बराबर रोकता है, तो मानो कि रोका ना रोका एक बराबर बात होगी, क्योंकि दोनों को बराबर रोका है ना। शुरू में ही मान लो दोनों को रोक लिया और फिर अलाउ करा, तो जैसे ही वो बढ़ने लगा ये भी बढ़ने लगा, वो घटने लगा तो ये भी घटने लगा। इसलिए बोलते हैं करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज, क्योंकि दोनों को रोका जा रहा है। लेकिन इसमें आप एक बार गेम को समझो, ये क्या कहता है, वोल्टेज को तो अलाउ कर देता है बट करंट को रोक लेता है, और इसकी वजह से करंट π/2 से फेस में लैग कर जाता है। अनुराग, π/2 से फेस में क्या कर जाता है, लैग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए सब बच्चे बोर्ड पर, ईएमएफ अपनी मैक्सिमम पीक पे पहुंच चुका है। मतलब कौन सी फेस पे, मुझे बस इतना बता दो, π/2 फेस पे, π/2 फेस पे। अरे मैक्सिमम पहुंचने का मतलब क्या होता है, π/2 फेस पे। जितनी देर में ईएमएफ अपनी मैक्सिमम पहुंचा ना, तब तक करंट को रोके हुआ था इंडक्टर। खुशी लिखो मत, ये लिख तो पहले भी दिया है। शुरू में इंडक्टर ने क्या करा, ईएमएफ को अलाउ कर दिया कि तुम जाओ, लेकिन करंट को रोक लिया। अच्छा, करंट को रोक लिया तो मैं मान के चलता हूं कि π/2 फेज तक जब तक वो मैक्सिमम नहीं पहुंचा तब तक उसने करंट को बनने नहीं दिया, या मान के चले कि हाँ मान के चलो बनने नहीं दिया। फिलहाल ऐसे ही याद करो उसको, ऐसे ही याद करो। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा ईएमएफ तो पहुंच गया मैक्सिमम, तब करंट अपनी जीरो फेज स्टार्ट करता है। तब करंट अपनी कौन सी फेज स्टार्ट करता है, जीरो। एक बात को समझ लीजिए, इस पूरे ग्राफ के अंदर जो मैं ऐसे बनाता हूं ना, आपको पता है कि ये फेज जीरो होती है, ये वाली फेज π/2 होती है, ये वाली पाई, ये वाली 3π/2, और ये वाली बोलो कौन सी, 2π। समझिएगा। तो क्योंकि इंडक्टर ने किसको ऑब्स्ट्रक्ट करा, बोलो करंट को, कि करंट को रोक लिया थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में कह रहा है ईएमएफ को तुम जाओ, तो ईएमएफ बढ़ रहा है बट करंट, फिर क्या हुआ, जब वो बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंच गया था π/2 फेज पे, अब इसने करंट को अलाउ कर दिया, बिकॉज आपको पता है इंडक्शन थोड़ी देर के लिए होता है, तो उसने अलाउ कर दिया। अब करंट कहता है मैं भी बनूंगा, लेकिन अब जो करंट बनेगा, करंट जब बनेगा तो करंट की जीरो फेज स्टार्ट होगी, और वो कौन सी फेज पे होगा, π/2 फेज पे। यही गेम समझनी है। इंडक्टर ने करंट को रोका, कितना रोका सर, इतना रोक दिया कि जिससे करंट π/2 फेज से लैग कर जाए। π/2 फेज से लैग करने का मतलब ये होता है ईएमएफ पहुंच गया अपनी पीक पे π/2 फेज पे, और तब ये जीरो फेज से स्टार्ट कर रहा है। देखो वो अपनी π/2 फेज पे है, तब ये अपनी जीरो फेज स्टार्ट कर रहा है। जब वो पहुंचा अपनी पाई पे, मुझे तो ये कौन सी फेज होती है उसकी, पाई, तब ये देखो अपनी कौन सी फेज पे पहुंचा है, देखो वो पहुंचा पाई पे, ये पहुंचा अपनी π/2 वाली कंडीशन पे, मतलब मैक्सिमम वाली कंडीशन पे। हो गया ना π/2 से पीछे। रिया नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो, यही समझना है। ये समझ आ गया तो खेल बन जाएगा पूरा, बहुत आसान हो जाएगा आगे का चैप्टर हमारे डील करना। मैं ये बोल रहा हूं ईएमएफ और करंट दोनों ने स्टार्ट करना, मतलब बनना शुरू करा होगा इंडक्टर कॉइल में, लेकिन हाँ भाई अर्षित, लेकिन इंडक्टर कॉइल ने किसको रोका, करंट को रोका, कि तुम्हें नहीं बनने दूंगा, ईएमएफ को जाने दूंगा। तो ईएमएफ जाने लगा, ईएमएफ बढ़ने लगा अपना, बट तब तक करंट नहीं मान रहे, करंट है ही नहीं यहाँ पर मान लो, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर करंट को नहीं बनने देगा, स्टार्टिंग में अपोज करता है। पिछला चैप्टर सेल्फ इंडक्शन की तो हमने पढ़ा है। जब वो ईएमएफ अपनी π/2 पीक पकड़ चुका था, मतलब मैक्सिमम पीक पकड़ चुका था, π/2 वाली फेज पे आ गया था, तब अब वो करंट को अलाउ करता है कि तुम बनना शुरू करो। तो करंट स्टार्ट तो जीरो से करेगा, तो करंट ने अपनी जीरो फेज स्टार्ट करी, वो अपनी कौन सी फेज पे, बोलो π/2। फिर जब करंट अपनी π/2 पे पहुंचेगा ना, तब तक वो अपनी कहां पहुंच जाएगा, पाई पे। फिर जब करंट अपनी पाई वाली कंडीशन में पहुंचेगा, देखो ये वाली कंडीशन पाई वाली होती है, देखो पाई वाली कंडीशन में पहुंचा, तब ये भाई साहब कहां पहुंच चुके हैं, देखो ना, तब ये कहां पहुंच चुका है, तब ये अपनी 3π/2 वाली कंडीशन पे है। फिर जब करंट पहुंचेगा 3π/2 वाली अपनी कंडीशन पे, माइनस वाली, तब वो 2π पे पहुंच गया। तो एक तरीके से शुरू में पीछे करने की वजह से करंट हर बार π/2 से बोलो क्या करेगा, इससे अब लैग करेगा। π/2 से बोलो क्या रहेगा, लैग। ये नहीं आया, नहीं आया। तो इधर क्या है, दोनों सेम फेज में चल रहे हैं यार, इधर सेम फेज में चल रहे हैं, करंट बढ़ी में बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, बट इधर तो एक बार बढ़ रहा है तब कुछ बना नहीं है, फिर जब भी घट रहा है तब वो बढ़ रहा है, उल्टा चल रहा है, ये मत घट रही है, करंट बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है किस केस में, बोलो इंडक्टर कॉइल, बिकॉज इंडक्टर कॉइल शुरू में करंट को बनने से रोकती है, उसको π/2 से लैग में, π/2 से फेज में क्या करा देती है, लैग करा देती है। क्लैरिटी कुछ आ भी रही है, ऐसे चल रहा है, तो आपको क्लियरली दिखेगा, क्लियरली दिखेगा कि जो हमारा करंट भाई साहब है ना, वो π/2 से लैग कर रहा है इस केस में।
इस केस में साथ साथ चला था, बट इस केस में वो पहुंच गया अपनी पीक पर, तब ये भाई से बनना स्टार्ट करते हैं। फिर वो अपनी पाई वाली कंडीशन पे पहुंचता है, तब ये पाई बाय 2 पे। इसीलिए फेस समझाया था आज क्लास में आते के साथ ही कि आप मेरी ये बातें समझ पाएं कि वो अपनी पाई बाय 2 फेस पे है, तब ये कौन सी फेस पे है, 0 फेस पे। जब वो अपनी पाई फेस पे, तब ये अपनी पाई बाय 2 फेस पे। देखो पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है, ये पहुंचा 3 पाई बाय 2 पे, येलो वाली लाइन, वो अपनी पाई फेस पे पहुंचा। पाई बाय 2 से पीछे रहेगा भाई, एक बार किसी ने रोक दिया, वो आगे निकल गया, अब वो हमेशा पीछे रहेगा, बिकॉज दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से चल रहे हैं, तो वो आगे रहेगा और ये पीछे रहेगा अगर किसी ने एक बार रोक दिया तो। क्लियर? ये होती है इंडक्टर कॉइल। अच्छा एक क्लास प्लीज, यहां तक की बात समझ में आ गई? और यहां पर मैंने लिख दिया करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 फेस। और सुनो, इस केस में क्या होगा, ये किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वोल्टेज को, एंड अलाउ करंट। अरे क्योंकि कैपेसिटर ना कुछ ऐसा है, प्लीज प्लीज प्लीज, कैपेसिटर कुछ ऐसी चीज है जैसे कि मान लो चार्ज को स्टोर करने वाला एक टैंक है। आप ऐसे मान के चलो, बाल्टी वाला मैंने गड्ढे वाला एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए वोल्टेज और करंट दोनों आ रहे हैं और बीच में एक गड्ढा है, पानी का फ्लो आ रहा है मान लीजिए, तो पहले वो गड्ढा भरेगा, उसके बाद पानी दोबारा बाहर चलना शुरू होगा। तो यहाँ जो कैपेसिटर होता है ना, वो अपना क्या रखता है, जब वोल्टेज और करंट दोनों आते हैं तो वो वोल्टेज को कहता है कि पहले मैं भरूंगा, मतलब कि मैं जब तक मैं नहीं चार्ज होऊंगा तब तक अलाउ नहीं करूंगा पहले आगे जाने के लिए। तो कैपेसिटर वोल्टेज को रोकते हैं, बिकॉज़ वोल्टेज ही चार्ज करेंगे, और करंट को क्या कर देता है, बोलो अलाउ। इस बार अब कौन आगे रह जाएगा, करंट आगे चला जाएगा और वोल्टेज कितने से, सेम पाई बाय 2 से, सेम पाई बाय 2 से। लक्षण नहीं आ रही बात समझ में? तो यहां पर तो क्या लिखेगा, यहां पर जो लिखेगा वोल्टेज लैग्स, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। अब सुनो बातें नहीं प्लीज बच्चों, तुम लोगों को नहीं पता ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई तो चैप्टर में एक्चुअली में कुछ बचता ही नहीं है। तो तुम लोग मुझे बताओ, देखो मैं क्या करता हूं ना, इन्होंने एक चीज फिक्स रखी कि हम ना ईएमएफ वाली लाइन को नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग करंट को बनाते रहेंगे। ईएमएफ वाला उन्होंने ऐसे ही रखा। अब सुन लो भाई, अब क्योंकि आपको पता है कि इस बार क्या हुआ होगा, वोल्टेज को लैग कराना है और करंट को लीड कराना है। हाँ भाई रिया, तो जब मेरी वोल्टेज अपनी 0 फेज स्टार्ट करेगा, आपको नहीं लगता कि करंट उस समय पाई बाय 2 फेज पे होना चाहिए? क्योंकि करंट लीड करना चाहिए पाई बाय 2 से, करंट क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए पाई बाय 2 से। मतलब करंट अपनी पीक पकड़ चुका हुआ आई नॉट, तब ये बनना स्टार्ट करेगा। इसमें उल्टा था, इसमें ईएमएफ अपनी पीक पकड़ चुका तभी बनना स्टार्ट कर रहा था, मतलब वो अपनी पाई बाय 2 फेज पे था, ये 0 फेज पे था करंट। इस बार उल्टा होगा, जब ये अपनी 0 फेज स्टार्ट करेगा तब तक करंट क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम। क्या हो चुका होगा, मतलब कि कुल मिला के इसको ऐसे बोला जाएगा, जब ये 0 फेज पे है तब करंट अपनी पीक पकड़ चुका है। कहने का मतलब मैं इसको अब ऐसे बनाने वाला हूं, कुछ को लगेगा सर कैसे बना रहे हैं, सर ये पहले से ही बनना शुरू हो गया था, कुछ ऐसे मान सकते हो। कहने का मतलब कि करंट ने बनना शुरू कर दिया, तब तक ईएमएफ नहीं बना था, और जब ईएमएफ ने बनना शुरू किया तब तक करंट ऑलरेडी अपनी पीक पकड़ चुका था। मतलब कौन सी फेज पे था, बोलो पाई बाय 2 फेज पे। पाई बाय 2 फेज पे करंट इज एट द पाई बाय 2 फेज, द ईएमएफ इज एट द 0 फेज। व्हेन द करंट इज एट द पाई फेज, वो अपनी पाई वाली कंडीशन को शो कर रहा है, तब हमारी ईएमएफ अपनी पाई बाय 2 वाली कंडीशन को शो कर रहा है। समझे मेरी बात को? फिर करंट अपनी कौन सी वाली फेज दिखाएगा, 3 पाई बाय 2 वाली, तब वो अपनी कौन सी दिखाएगा, पाई वाली। जब करंट अपनी दिखाएगा 2 पाई वाली फेज, तो वो दिखाएगा 3 पाई बाय 2 वाली फेज। तो इसमें बहुत क्लियरली दिखा कि करंट जो है ना वो लीड कर रहा है, क्योंकि जिस समय पर ईएमएफ बनना स्टार्ट करता है, करंट तब तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ चुका होता है। मैंने क्या करा है ना, मैंने ईएमएफ को छेड़ा ही नहीं है, मैंने ईएमएफ को उधर ही रखा है, उसके हिसाब से मैंने दिखा दिया कि करंट कहां चल रहा है। ईएमएफ मेरा ये है, करंट साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इसमें दोनों को रोका था। ईएमएफ मेरा ये है सर, इसमें सर करंट लैग करता है क्योंकि इंडक्टर करंट को रोकता है, तो करंट को लैग करता है, तो भैया ईएमएफ पहुंच गया पीक तक, तब तक ये बनना शुरू नहीं कर रहा था। जब वो पहुंचा तब उसने स्टार्ट करा, तो वो अपनी पाई बाय 2 पहुंच चुका, तब 0 से स्टार्ट करता है। इस केस में वोल्टेज को रोका जाता है, तो हम बोलते हैं कि करंट इसका मतलब लीड कर रहा होगा, तो जब वोल्टेज बनना स्टार्ट करेगी तब तक करंट अपनी आई नॉट पकड़ चुका होगा। समझ आया कुछ या नहीं आया? नहीं आया गीतांजलि, मुश्किल हो गया। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने समझ ली वाली बात तो और बढ़िया हो जाएगा, फिर हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। पल्ले पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा, नहीं बेहतर नहीं, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ बच्चों। ईएमएफ की इक्वेशन हर बार मैंने वैसी ही रखी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ई है वो क्या है, बोलो और अगर किसी बच्चे को लगे ना कि सर समझ नहीं आ रहा, सो वीडियोस देखिए बच्चों, फिर कोई चारा नहीं है, आप वीडियोस के थ्रू ही जा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है।
आप वीडियोस देखिए, 6-7 वीडियोस होंगी इस चैप्टर की, उसमें मैंने पूरा चैप्टर करा रखा होगा, आप वहाँ से करेंगे, है ना। लेकिन क्लास में इसी तरीके से बताया जाता है और मैं लगभग सारी बातें फिर से बताने लग रहा हूँ आप लोगों को। अब अगली चीज सुनो, अगर ईएमएफ इक्वेशन ये है तो मुझे तुम ये बताओ, इधर तनीषा, खुशी, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब जब अपनी ये π/2 दिखाता है तब ये भी π/2 दिखाता है, मतलब दोनों जैसे ये पीक दिखाता है तो ये पीक दिखाता है। इसका मतलब सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी बात को समझना, सेम क्यों बनी आर्यन, सेम क्यों बनी सर, जब ये 0 होता है तब ये भी 0 होता है, मतलब ये भी 0 होगा तो ये भी 0 होगा। जब ये π/2 रहता होगा, है ना, ये π/2 रहता होगा तो ये भी π/2, तभी तो ये E0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, I0। नहीं आ रही मेरी बात समझ में भाई, जब इसका E0 आता है तब इसका बोलो क्या आता है, I0, और ऐसे तभी आ सकते हैं दोनों साथ में π/2 बनते हैं, दोनों साथ में 0 देते हैं तो दोनों ही साथ में 0 होते होंगे यहाँ पर, तो फेस इनकी सेम चलती है, फेस इनकी। लेकिन अब इसको समझो, इसमें ना करंट भाई साहब π/2 लैग कर रहे हैं, मतलब जब उसकी जो भी फेस है ना, अगर उसकी π/2 फेस है तो इसकी कौन सी फेस है, 0, उसकी फेस पाई है तो इसकी कौन सी फेस है, π/2। बस सीधा बोल सकता हूं कि मेरी जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो ओमेगा टी से π/2 पीछे बनेगी। मतलब मैं दिखाता हूं इसको करके, एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, एक ही बारी में क्लिक हो जाएगा। यहां पर π/2 रख के देखो, यहां पर π/2 रखो, ओमेगा टी को π/2 रखो, साइन π/2, वैल्यू कितनी आएगी 1, ई की वैल्यू E0 आएगी, तो कह रहे हैं ई आएगा E0, ई क्या आएगा बोलो, E0। लेकिन जब वो π/2 है तो यहाँ पर π/2 रखूंगा, ये भी π/2 होगा, लेकिन π/2 से π/2 घटने के बाद कितना हो जाएगा, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, करेक्ट, उसमें करंट 0 होगा, उस समय करंट। आप ओमेगा टी को π/2 रख के देखो तो उधर तो π/2 आएगा, लेकिन इधर पहले से माइनस दिखा रहा हूं तो यहाँ तो 0 वाला फेस बन जाएगा ना, अंदर साइन के अंदर 0 वाला फेस बन जाएगा। जब उसका पाई रखूंगा तो यहाँ पर पाई में से π/2 घटने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, π/2, तो वो अपनी पाई वाली कंडीशन दिखाएगा, ये अपनी π/2 वाली, देखो वो अपनी पाई वाली दिखा रहा है, ये अपनी π/2 वाली। वहां 3π/2 रखूं तो यहाँ पर आएगा 3π/2 माइनस π/2, यानी आ जाएगा हमारा पाई। इस कारण से वो जो सी भी फेस दिखाएगा यहाँ पर π/2 कम करके दिखेगी, इसलिए इक्वेशन बनानी पड़ी, उसकी साइन ओमेगा टी तो इसकी साइन ओमेगा टी माइनस π/2। नहीं आया समझ में, नहीं आया, है ना। अगर इसकी E0 साइन ओमेगा टी है तो इसकी भाई साहब की पहले से क्या चल रही है, कैसे, जैसे कि वो 0 फेस है, उसकी 0 फेस है, ईएमएफ की 0 फेस है, बोर्ड पे ईएमएफ की 0 फेस है तो 0 रखो, E0 आ जाएगा। बट इसका देखो क्या आएगा, 0 रखने के बाद भी साइन π/2, यानी वैल्यू कितनी आएगी, पी आएगी, तो वो 0 फेस पे, अपनी कौन सी फेस पे होना चाहिए, π/2। जब वो 0 पे हो तो ये π/2 पे होना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर उसका ओमेगा टी तो उसका ओमेगा टी प्लस π/2 लगाना पड़ेगा। अगर वो अपनी π/2 फेस दिखाएगा तो ये कितनी दिखा देगा अपने आप, π/2 जमा π/2, ये अपनी पाई वाली फेस दिखा देगा, देखो ये पाई वाली दिखा देगा, वो π/2 वाली दिखाएगा। इसलिए तीनों की इक्वेशंस ऐसी बनेंगी और बहुत क्लियरली मेंशन होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ओमेगा टी दिया हुआ है, दोनों के अंदर ओमेगा टी है, तो जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, जब इसका π/2 इसका π/2 तो ये भी मैक्सिमम देंगे, दोनों साथ में मैक्सिमम देंगे, दोनों साथ में मिनिमम देंगे। बट इधर अगर वो 0 होगा तो ये अपनी कौन सी फेस दिखाएगा, π/2 वाली, तो देख लीजिए 0 रख के, जब वो π/2 वाली दिखाएगा तो ये पाई वाली दिखाएगा। क्लियर है, क्लियर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये माइनस वाला है, तो अगर ये 0 मतलब ये वाला अपना π/2 दिखाएगा तो ये कौन सी फेस दिखाएगा, 0 वाली, देखो ना वो π/2 दिखाएगा तो ये π/2 माइनस हो जाएगा ना, 0 वाली दिखाएगा, लैग करेगा करंट हमारा π/2 से। समझ कुछ आ भी रहा है या ऐसे चल रहा है। तो कुल मिला के, अब मैं कुछ जल्दी बोलूंगा, ध्यान सुनो, कुल मिला के मुझे एक बात समझ में आ गई, तीनों एलिमेंट्स का अपना काम है। रेजिस्टर दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंडक्टर किसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है बोलो, करंट को, वोल्टेज को अलाउ करता है, और कैपेसिटर वोल्टेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, करंट को अलाउ करता है, जिसके कारण तीनों सर्किट्स में करंट और वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है वो अलग अलग होता है। रेजिस्टर में क्या होता है, जैसे सर्किट हम आज तक पढ़ते आ रहे थे, इसमें जैसे वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी वैसे वैसे ही करंट भी साथ साथ बढ़ेगा घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी करंट घटेगा। बट इन द इंडक्टर सर्किट क्या होगा, शुरू में वोल्टेज तो बन जाती है बट करंट नहीं बनता, करंट π/2 से लैग करता है। जब वोल्टेज अपनी पीक पकड़ लेती है तब करंट बनना स्टार्ट करता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा, रितिका नहीं आई बात समझ। इस वाले केस में करंट ऑलरेडी लीड करता है, तो जब वो बनना शुरू करती है ना वोल्टेज, तब तक वो अपनी कौन सी वैल्यू पकड़ चुका होता है, पीक वाली वैल्यू, क्योंकि वो पहले से बनना शुरू कर चुका था। जब वो बन रहा था करंट तब तक ये चल भी नहीं रहा था, क्योंकि इसने वोल्टेज को रोका था। तो वोल्टेज जब तक बनना स्टार्ट करता है तब तक करंट ऑलरेडी अपनी कौन सी पीक पे होता है, π/2 वाले केस पे। समझ आया या नहीं आया, पक्की बात है। चलो आगे बात करते हैं। नहीं मैं इसकी ट्राई बता रहा हूँ आप लोगों को। अरे मेन काम हो गया, मेन काम हो गया, आ जाओ आ जाओ।
AC in purely resistor circuit. गेट खोल दो पीछे से, गेट खोल देना। अरे नहीं कर पाओगे क्या? एग्जॉस्ट तो नहीं हो जाओगे? अब हम तेज चलेंगे, अब समय ज्यादा नहीं लगेगा। बच्चों प्लीज बोर्ड पे शोर करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा शेयर पूरा। तो मैंने ये बोला इधर भाई हंसिका, मेरे पास रजिस्टर लगा हुआ है, एसी सप्लाई है, मतलब तुमने कौन सी सप्लाई दी है बोलो? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। रजिस्टर सर्किट में मुझे पता है कि रजिस्टर क्या करेगा, करंट और वोल्टेज को सेम फेज में रखेगा, कोई आगे पीछे लैग नहीं करेगा। अब इसका लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? तो मैं बोलूंगा E इक्वल्स टू बोलो क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी। हालांकि ड्राइव बड़ा आसान सा है, आता भी एग्जाम में। तो E को तुम लोग बोलो क्या रख सकते हो? IR। E को तुम लोग बोलो क्या रख सकते हो? IR। I बोलो कितना आ जाएगा? E नॉट बाय R। अच्छा तुम मुझे बताओ ये I मैक्सिमम कब होगा? जब अपनी साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैंने बोला I इज मैक्सिमम when sin omega t is 1। तो sin omega t 1 होगा तो मेरा करंट अपनी वैल्यू मैक्सिमम पकड़ेगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलो क्या बोल दूंगा? I नॉट। अरे करंट की मैक्सिमम वैल्यू को बोलो क्या बोल दूंगा? I नॉट। तो इसकी जगह पे I नॉट आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? I बराबर पे I नॉट। तो एक तो मुझे मिल गया वोल्टेज इक्वेशन। आपको क्या क्या चाहिए होता है सुन लीजिए। ईएमएफ इक्वेशन आपको चाहिए होता है, वोल्टेज इक्वेशन मैंने यहाँ पर हमेशा कुछ चीजें लिखवाई थी, आप लोगों को याद करो। बोलो क्या क्या? ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, फेज कंडीशन। फेज की क्या कंडीशन चल रही है? अपोजिशन टू सर्किट। इस सर्किट में अपोजिशन कितना है? वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। ध्यान देते रहे। We have EMF equation on the board, we have current equation on the board, and हमने पाया सर दोनों की इक्वेशन में एक चीज सही आई है, दोनों के अंदर ओमेगा टी ही आया है। मतलब वो जीरो वाला कंडीशन देगा तो ये भी जीरो वाला, वो पाई बाय 2 वाला तो ये भी पाई बाय 2 वाला। उसमें पाई बाय 2 होगा तो यहाँ पर भी पाई बाय 2 ही बनेगा अंदर नेट, क्योंकि और कुछ प्लस माइनस है ही नहीं। तो वो मैक्सिमम होगा तो ये भी क्या होगा? मैक्सिमम। तो अगर मुझसे कोई फेज कंडीशन पूछे तो हम लोग क्या लिखेंगे? करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। बच्चों बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी यार, बातें करोगे नहीं हो पाएगा पूरा। करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। व्हाट विल बी द अपोजिशन टू सर्किट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अपोजिशन टू सर्किट एक बात दिमाग में सेट कर लो, सर्किट का जो अपोजिशन होता है ना, आप लोगों ने आज तक रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू में IR फॉर्मूला था, रेजिस्टर होता है V बाय में I। किसी भी सर्किट की वोल्टेज टू द करंट की रेशियो को ही बोलो उसका क्या बोलते हैं? अपोजिशन बोलते हैं। तो मुझे तुम बताओ जरा, अभी अभी तुमने एक चीज पढ़ी, ध्यान दो, I नॉट इक्वल्स टू में E नॉट बाय में R। तो अगर तुम ध्यान से इसका अपोजिशन को समझोगे ना, तो हम जानते हैं कि I नॉट क्या है बोलो? E नॉट बाय में क्या? R। और E नॉट बाय में I नॉट जो होगा R, यही बोलो क्या होगा? अपोजिशन। यही बोलो क्या होगा? इसको सिंपल ऐसे करते हैं, चलो अपोजिशन R है। कैसे है सर? मेरे को पता है I नॉट जो है वो E नॉट बाय में क्या है? R। और हम आज तक पढ़ते आए वोल्टेज टू द करंट की रेशियो को ही बोलो क्या बोलते हैं? अपोजिशन। ये याद रखना, अगले वाले केस में आपको ज्यादा मदद करेगा ये। तो मैंने बोला E नॉट बाय में I नॉट R के बराबर हो गया। इसका मतलब सर मेरा जो सर्किट का अपोजिशन है वो R ही है। क्या है बोलो? R ही। अच्छा वेव डायग्राम बोलो। वेव डायग्राम अभी तो बताया, अगर ईएमएफ ऐसे वेरी कर रही है तो करंट कैसे वेरी कर रहा है? ऐसे क्यों सर? क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा, बिकॉज़ उसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी। वो जीरो तो ये भी जीरो, जीरो देंगे। दोनों पाई बाय 2 होंगे तो मैक्सिमम देंगे, दोनों पाई होंगे तो जीरो देंगे, दोनों 3 पाई बाय 2 होंगे तो मिनिमम देंगे। साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। क्लियर हो रहा है? ये था वेव डायग्राम। इसके बाद आता है बच्चों फेजर डायग्राम। फटाफट से देख लीजिए फेजर डायग्राम, सुन लीजिए फेजर डायग्राम क्या होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता फेजर डायग्राम के, अभी एक बात करूंगा बस, बोर्ड पे देखना। मैंने ये कांटा बनाया और ये कांटा जो है ना, ये मान लेते हैं कि डिनोट कर रहा है, अरे बच्चों प्लीज, ये डिनोट कर रहा है ई नोट को। और ये वाला एंगल जो है ना बच्चों ओमेगा टी है, और ये जो हाइट है ना ये ई है, समझना। तो एक्चुअली में इस ट्रायंगल के अंदर जो रिलेशन बनेगा ना ई का, ई नोट का और ओमेगा टी का, वो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी बनेगा। कैसे? आप लोग सब बच्चे इतना मैथमेटिक्स जानते हो बच्चों, अगर ये एंगल ओमेगा टी तो अंदर वाला ये वाला एंगल भी क्या होगा? ओमेगा टी। मेरी बात को समझना यार, ये जो ई नोट है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। ये ई नोट इसकी
इसकी उसको लेंथ को बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ अगर ये ओमेगा टी तो वो भी क्या बोलो ओमेगा टी। मैथमेटिकली दिखाए तो मैं आप लोगों को। तो मुझे बताओ अगर मैं वहां पर साइन ओमेगा टी पूछूं आप लोगों से, साइन ओमेगा टी वहां पूछूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा यानी ई बाय ई नॉट, और ई बराबर क्या आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसका कुछ ऐसा मैं बना रहा हूं। तो क्या बना दिया ये, सुनो मेरे बात। ये जो कांटा है ना, ये आपको अलग अलग टाइम पे ई की वैल्यू का अंदाजा देगा। जैसे कि इस कांटे से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ये ई की वैल्यू है। जैसे कि इस कांटे को जैसे ऊपर लेके जा रहा हूं, एक बार सीख लो बस, इस वैल्यू को इस कांटे को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मुझे बताओ ई की वैल्यू भी क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। 11th क्लास में नहीं सीखा था आप लोगों ने ये चीज। अगर ये वैल्यू ऐसे है, ये ई नोट है, तो ये हाइट बोलो क्या है ई है। ये जैसे इधर पहुंचेगा कांटा, आपको नहीं लगता कि ई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी? ये कांटा और ऊपर पहुंचेगा, ई की वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्कल बनेगा ना ऐसे करके। और एक टाइम पर ई की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगी, ई नोट के। और अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूं, देखो नीचे यहां से आया हुआ, यहां से आया हुआ, तब ई कम था, यहां से ई और कम था, यहां पर बिल्कुल कितना था बोलो, जीरो था। कितना था बोलो? तो इस कांटे को यहां से लेके चलना शुरू करो। यहां से मुझे बताओ जरा, अगर ये कांटा यहां पर है तो ई की हाइट कितनी है? सब बच्चे बताओ ई क्या है? इस कांटे से यहां पर ड्रॉ करा हुआ परपेंडिकुलर का हाइट है, यहां से लेके ये वाला हाइट है। तो मुझे बता लक्ष्य, अगर ये कांटा यहां पर है तो ई की वैल्यू कितनी है? और जैसे जैसे ये कांटा ऊपर जा रहा है ई की हाइट भी बढ़ती जा रही है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, ई नॉट। कितना हो गया? समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या पढ़ा। और जैसे ये कांटा इस तरफ नीचे जाएगा वापस से, मुझे बताओ ई का वैल्यू जो ई नॉट बढ़ा था वापस से क्या होगा, जीरो। ई नॉट से आते थे जीरो हो जाएगा। मुझे बताना जरा ये वेरिएशन कैसे होता है, ई से ई नॉट मतलब जीरो से ई नॉट से वापस कितना, जीरो। फिर बताना जरा अगर ये कांटा नीचे जाएगा, ये कांटा यहां जाएगा, तो ये वैल्यू नीचे की तरफ जाने लगेगी। नीचे की तरफ जाना मतलब माइनस में जाना, क्या जाना बोलो, माइनस में। तो यहाँ पर माइनस ई नॉट होगी, और वापस से ऐसे जाऊंगा तो वापस से कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस येलो वाले कांटे को एक बार ऐसे चलाओ और इस हाइट को इमेजिन करो कि हाइट कैसे वेरी कर रही है। ये हाइट क्या है, इस कांटे से यहाँ पर ड्रॉ कराओ परपेंडिकुलर हाइट। तो मुझे बताओ जब यहाँ पर है तो ई की वैल्यू कितनी, जीरो। बोलो वैसे बच्चे, ई की वैल्यू कितनी, जीरो। ऐसे करते 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 जाऊंगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट। फिर ऐसे करके कांटे को लाऊंगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर नीचे लाऊंगा तो बोलो क्या हो जाएगी, करते 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 बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम माइनस ई नॉट होगी, अरे कांटे के बराबर हो जाएगी ना यहाँ पर। और फिर ऐसे करते 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 वापस जीरो। तो ये किसका वेरिएशन दिखा रहा है, ईएमएफ का वेरिएशन। बस ये अलग तरीके से दिखा रहा है। नहीं आया समझ, नहीं आया ना रितिका? तो मुझे बस ये बताओ, अगर मेरा ईएमएफ ऐसे वेरी कर रहा है तो मेरा करंट कैसे वेरी कर रहा है। लास्ट चीज है, इस बारे टॉपिक से खत्म हो जाएगी। तो मैंने बोला कि ये कांटा करंट का मान लो, ये हाइट है इसकी करंट की आई नोट। तो मुझे बताओ ये हाइट जो है ये वाली बोलो क्या है, आई। और मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। कहने का मतलब अगर ये तुम्हारी ईएमएफ है तो ये छोटा थोड़ा करंट मान लो, करंट को छोटा इसलिए मान लो क्योंकि रेजिस्टर डिवाइड करके आता है, थोड़ा कम ही वैल्यू आएगा। अब सुन लो, चलो बोलना सब बच्चे एक बार, यहां पर रख रहा हूं, बताओ ई की हाइट कितनी, जीरो। आई की हाइट कितनी, जीरो। दोनों जीरो है, दोनों ऐसे साथ में बढ़े, साथ में बढ़े, साथ में बढ़े, दोनों मैक्सिमम हो गए। ई हो गया ई नॉट, आई क्या हो गया, आई नॉट। फिर ऐसे करते करते दोनों घटने लगे घटने लगे घटने लगे, दोनों जीरो हो गए। फिर दोनों साथ में बढ़े, साथ में घटे, साथ में चल रहे, सेम फेज में चल रहे, इसलिए फेजर डायग्राम ऐसा होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोनों का ओमेगा टी एंगल है, साथ में चलते हैं। ये था रजिस्टर वाला केस। धीरे धीरे चैप्टर याद आने लग रहा है या नहीं आ रहा अभी भी याद? मजबूत करिए इस चीज को, क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एमटीजी कराऊंगा तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। जब मैं आपसे बोलूं किसमें सेम पेस में होता है, किसमें आगे लैग करेगा, किसमें लीड करेगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो चलो, बातें नहीं बिल्कुल भी। एसी इन प्योरली इंडक्टिव कराया था मेरे अगला ना। चलो अच्छा प्लीज, अब मेरे पास इंडक्टर है। अरे लगेगा अगर ज्यादा थक गए तो मैं किसी जगह पे रोक दूंगा जहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है? फिर कोई नहीं, अगर लगेगा तो कल या परसों में निपटा देंगे। हमारे पास संडे तक हमें मैंने पूरा करना है। मुझे तुम बताओ ईएमएफ इक्वेशन कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। एल लगा हुआ है, अरे बोर्ड पे एलसीआर तक अच्छा कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीआर ये इंडिविजुअल अच्छे कर लो, उसके बाद मिक्स्ड वाला आपको पता ज्यादा समय लगता है, छोटी छोटी चीजें बता रही है उसके अंदर। क्या हो गया, E इज इक्वल टू, क्या बोलो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो वेरिएशन वही रहेगा। अब देखते करंट कैसा आएगा। क्या तुम जानते हो, इधर भाई बातें नहीं, आर्यन, वोल्टेज से करंट कैसे निकालूं इंडक्टर सर्किट में?
क्या तुम्हें एक रिलेशन याद है इंडक्टर का E इज इक्वल टू में L di बाय, माइनस होता है लेकिन मैं प्लस में सीधा रिलेशन बनाऊंगा, L di बाय, अरे लिख सकता हूं, तो मुझे बताओ di कितना आ जाएगा, E नॉट बाय L। अगर मुझे यहां से करंट निकालना है तो भैया di है, मुझे करंट निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी मैथ गड़बड़ है रट लीजिए। तो मुझे बताओ ये आई आएगा, आई हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। अरे बस 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 बस, बोर्ड पे मैंने कहा इंटीग्रेट करेंगे तो डी का आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। मुझे बताओ ई नॉट बाय एल तो कांस्टेंट है, अरे पीक को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी चल रहा है, पीक तो वही रहेगा। एल जो है वो आपको पता है कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ ये चीजें बदलती है, तो साइन ओमेगा टी चेंज होगा। चलो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी कितना होगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, ओमेगा भी आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आप लोग साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे, मैं आपको बता दूं जैसे साइन 2x का, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, गलत, हाँ ठीक है ठीक है। और सुनो ए बस बस बस, अगर मैं साइन 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये माइनस का cos 2x डिवाइड बाय 2 भी आएगा, 2x का भी 2 आता है वो डिवाइड में आता है। अब ये बात मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं कैसे, और 2x को t पुट करके देख लो, सब्स्टिट्यूशन करके तो हो जाएगा। अरे होता है ऐसा, बायो वाले बच्चे भैया डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन को समझे, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में ओमेगा, डिवाइडेड बाय में ओमेगा टी का ओमेगा जो है, ठीक है। मुझे बताओ क्या आ जाएगा, आई बराबर में आ जाएगा माइनस का ई नॉट बाय में ओमेगा एल, दिस इज कॉस ओमेगा टी। लेकिन गाइस मैं एक चीज सोच रहा हूं, जब मेरी ईएमएफ इक्वेशन जो है साइन में है, तो अगर मुझे थोड़ा सा ईएमएफ और करंट को कंपेयर करना है तो क्यों ना ये भी साइन में, ये भी। तो मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी सोच रहा हूँ जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। मैं आपको बता दूं दो आइडेंटिटीज होती हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बातें मत करिए बिल्कुल भी। और 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 होता है, क्या होता है बोलो, रेडियंस में पाई बाय 2 होता है। तो मुझे सब बच्चे बताओ, अगर मैं इस cos थीटा की जगह पर, देखो डेरिवेशन तो मुझे पता है यार, आप लोग चाहे तुम याद भी कर सकते हो, मुझे पता है कर लो इसको तुम, लेकिन मैं समझा रहा हूं पहले कि समझ लो। तो cos थीटा को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, sin 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा। अरे बातें नहीं प्लीज, cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा, तो cos ओमेगा t कैन बी रिटन एज sin 90 माइनस थीटा। अब क्या करता हूं मैं, लास्ट स्टेप, माइनस साइन अंदर से बाहर ले आओ, बोलो क्या बन जाएगा, e नॉट बाय ओमेगा l sin, बन गया बन गया। अब तुम मुझे बस ये बताओ करंट मैक्सिमम कब होगा, तो हमने कहा करंट इज मैक्सिमम व्हेन साइन अपना वैल्यू 1 देगा, साइन अपना वैल्यू, अरे भैया साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होता है, तो मैंने कहा करंट अपनी पीक तब पकड़ेगा जब साइन अपना रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो मैंने कहा जब मेरा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2 1 होगा, तो मैंने कहा भैया इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ई नॉट बाय ओमेगा एल, ये इसकी पीक वैल्यू होगी, जिसको मैं आई नॉट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बोलो, अरे ये जो आगे होता है वो आई नॉट होता है, सिंपल सी बात ये समझ लो, उसको बस ऐसे बोलता हूं मैं। तो मुझे बताओ मेरा इक्वेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट। बोलो मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, अगर वो पाई बाय 2 वो ओमेगा टी पे, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब वो जो पाई बाय 2 दिखा रहा होगा ना, वो अपनी पाई बाय 2 वाली वैल्यू दिखाएगा ई नॉट, पाई बाय 2 रख के, तब ये देखो क्या दिखा पाएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, जीरो वाला फेज दिखाएगा। ये करंट अपनी जीरो वाली फेज दिखाएगा, वो अपनी पाई बाय 2 वाली। जब वो अपनी पाई वाली फेज दिखाएगा, पाई वाली, तब ये पाई माइनस पाई बाय 2 ये अपनी पाई बाय 2 वाली फेज दिखाएगा, मतलब कि ये अपनी मैक्सिमम दिखाएगा। वो समझ रहे हैं, लैग करेगा, वो पाई बाय 2 वाली फेज दिखाएगा मैक्सिमम वाली, ये अपनी जीरो वाली फेज दिखाएगा, स्टार्ट करेगा, वो पीक पहुंच चुका है, जीरो तो स्टार्ट चल रहा है। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, बंसी का कौन लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो बोले ये करंट अरे भाई एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग
अच्छे से, बस एलसीआर भी करके जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर की मेन कमांड एलसीआर ही है। इंडिविजुअल एलसीआर समझ में आ जाए, उसके बाद मर्ज करके तो समझ में आ ही जाएगा। इंडिविजुअल अच्छा समझ लीजिए आज बस, ठीक है। सुनो अगली चीज, बातें नहीं बोर्ड पे, वही रुक जाओ भाई, रुक जाओ। करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 फेज। अच्छा क्या क्या बता दिया, बोलो सब बच्चे बोलो। ईएमएफ इक्वेशन, हर्ष करंट इक्वेशन, कौन लैग कर रहा है, फेस कंडीशन बता दी सर, करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, बात है मेन चीज अपोजिशन। अच्छा अपोजिशन टू सर्किट का मैंने क्या तरीका बताया, सभी बच्चे समझने की कोशिश करें कि मैं अपोजिशन कैसे निकलवाता हूं हर बार। अरे बच्चों, अपोजिशन निकलवाने का तरीका है वोल्टेज टू द करंट का रेशियो जो होता है वो अपोजिशन होता है। वोल्टेज टू द करंट के रेशियो को बोलो क्या बोलते हैं, अपोजिशन। अब ये मैं कैसे ढूंढूंगा, तो मैंने अभी अभी कुछ पढ़ा है, आई नॉट होता है ई नॉट बाय ओमेगा एल, और ई नॉट बाय आई नॉट जो है वो ओमेगा एल है, और यही तो बोलो क्या होता है, अपोजिशन। तो मेरे इस सर्किट का जो अपोजिशन है वो क्या है, बोलो ओमेगा एल। समझ में आया। उस पिछले वाले सर्किट का अपोजिशन आर था, बिकॉज वोल्टेज टू करंट का रेशियो आर के बराबर आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज टू करंट का रेशियो ओमेगा एल के बराबर आ रहा है। तो इस सर्किट का अपोजिशन ओमेगा एल है, जिसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, दैट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर व्हिच इज ओमेगा एल। अच्छा मैं इसको और एलाबोरेट करता हूँ। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, कुछ कहेंगे 2 पाई बाय टी पढ़ा रहे थे सर, अरे 1 बाय टी तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, अपोजिशन ये इंडक्टर कितना करेगा, अपोजिशन टू इंडक्टर, बच्चों बोर्ड पे, अपोजिशन बाय इंडक्टर, सॉरी। तो ये इंडक्टर कितना अपोजिशन करेगा, ये कह रहा है कि उतना ही ज्यादा करेगा जितना ज्यादा इंडक्टेंस होएगा। क्या तुमने पिछले चैप्टर का ढंग से पढ़ा है, तो तुम्हें पता है एल ज्यादा होने पर अपोजिशन ज्यादा करता है, सही बोल रहे हैं। हाइयर एल होने पर ज्यादा अपोजिशन पैदा करेगा। 10 हेनरी की कॉइल ज्यादा अपोजिशन करेगी या 25 हेनरी, 10 हेनरी या 25 हेनरी, 25 हेनरी, समझ नहीं आ रहा। और क्या बोल रहे हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसी आएगा उतनी ज्यादा अपोजिशन। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, अरे एसी भी इधर से फ्रीक्वेंट कर रहा है ना, एक हमारे घर में सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एसी, अमेरिका में चलता है 60 हर्ट्ज वाला। हमारे घर का 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में ऐसे एक ऑसिलेशन है ये, वैसे एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन लेता है हमारे घर में। और वो जो अमेरिका में चल रहा है वो 60 हर्ट्ज का है, 60 ऑसिलेशन लेता है एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी होती है। तो कह रहे हैं जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एसी होगी उतना ज्यादा इंडक्टर क्या करेगा, अपोजिशन। क्योंकि लॉजिकली सोचना चाहिए, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो बदलाव बहुत तेजी से कर रहा होगा, और ज्यादा बदलाव मतलब ज्यादा इंडक्टर को रोकने की कोशिश करती है। क्या भूल गए, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। कुछ चीजें रिलेट ही नहीं हो पाएगी। और एक ही बात सुन रहे हो ना, सब कुछ रिलेट हो जाएगा भाई। अर्षित नहीं आ रहा समझ में, तो मुझे तुम बताना, मुझे तुम बताओ एक्सेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सब बच्चे बताओ, अगर मैं इस एक्सेल का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनाओगे, सीधा सीधा। और मुझे बताना जरा, डीसी के लिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। डायरेक्ट करंट में कोई फ्लक्चुएशन होती नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो एक्सेल कितना आएगा, इसका मतलब क्या है, इंडक्टर डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को इंडक्टर कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, बिकॉज डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या पता क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि एक एलिमेंट लगा हुआ सर्किट के अंदर जो डायरेक्ट करंट को बिल्कुल भी अपोजिशन पैदा नहीं करता। समझना पड़ेगा कि वो एक इंडक्टर को नहीं समझ रही ना बात तो। अच्छा वेव डायग्राम बोलो जल्दी से, बोलो कैसा वेव डायग्राम बनेगा, बोलो वेव डायग्राम जल्दी से बोल दो चलो। ये ईएमएफ है, करंट के साथ क्या चल रहा होगा, करंट पाई बाय 2 लैग कर रहा होगा। मतलब कि ईएमएफ पहुंच गया पीक पर और करंट ने बढ़ा, फिर ईएमएफ पहुंच गया पाई फेज पर, तब ये अपनी कौन सी पहुंचा, पाई बाय 2। अब आ रहा है यार, कल जब मैं एमटीजी कराऊंगा तो ये चाहिए कि मैं जब डायग्राम दिखाऊं तो एकदम पकड़ जाओ कि हाँ सर ईएमएफ पीक पे है, करंट शुरू कर रहा है, इसका मतलब सर करंट लैग कर रहा है, मतलब इंडक्टर है। क्लियर। तो मुझे बताओ जरा, इसका कुछ ऐसा बनेगा, अरे बस 10 मिनट और लगेंगे। क्लियर है, दिस इज करंट, दिस इज करंट। कुछ ही नहीं आ रहा समझ में। अच्छा इसका फेजर कैसे बनाओगे, फेजर कैसे बनाओगे,
तो मैं बोलूंगा अगर मेरा ईएमएफ ऐसे चल रहा है, ओमेगा टी फेज पे चल रहा है हर्ष, तो मेरा करंट कहां चल रहा होगा, इससे पाई बाय 2 पीछे, तो इसे इस एंगल से पाई बाय 2 पीछे कर दो, ओमेगा टी एंगल से पाई बाय 2 पीछे खिसका दो, तो मेरा करंट यहां पर होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ नहीं आया, चिंता मत करो, बस अभी देखो ये वाली हाइट आई की होगी, मतलब बिल्कुल पाई बाय 2 लैग कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे, जैसे कि ये मेरा ईएमएफ है और ये मेरा करंट है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि होगा क्या। जैसे कि आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक काम करते हैं अब समझते हैं। अब बताओ करंट कितने पे है, 0 पे। आयुष करंट कितने पे, 0 पे, और ईएमएफ कितने पे, ई नोट पे। ईएमएफ अपनी मैक्सिमम पीक पकड़ चुका, तब करंट चलना शुरू कर रहा है। अब क्या होगा, देखना अब क्या होगा, अब ईएमएफ कम होगा और करंट बढ़ेगा। देखना जरा इसमें क्या होता है, ईएमएफ घटना शुरू हो जाता है और करंट बढ़ना शुरू होता है। अरे देखो ना भैया, करंट बढ़ रहा है, ईएमएफ घट रहा है, देखो ईएमएफ घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, और जिस समय अपनी ई नोट पकड़ के बैठा है तब ये 0 पकड़ के बैठा है, पाई बाय 2 लैग करेगा। नहीं आया समझ में बात। फेजर भी इजी है भाई, फेजर भी इजी है, वेव डायग्राम भी इजी है, अपोजिशन कंडीशंस भी इजी है, और सर्किट में क्या चल रहा है वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। द लास्ट थिंग इज द कैपेसिटिव सर्किट, आज की लास्ट चीज है। एसी इन चलो यार बोलते चलो खुद ही, जल्दी जल्दी बोलो, अभी तक लो बोलो, ठीक। अब यहां से मुझे करंट इक्वेशन बनानी है, हाउ कैपेसिटर रिलेट टू करंट। देयर इज नो फॉर्मूला जिसमें करंट और कैपेसिटर डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं। इंडक्टर होता है करंट से, रेजिस्टर होता है करंट से, बट ये नहीं होता, लेकिन ये चार्ज से होता है। ये किससे होता है, क्योंकि तुम्हें पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं, एग्जामिनर डेरिवेशन भी प्रूव करने का बोल सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि V की जगह पे क्या आएगा, Q/C। बातें नहीं बच्चों प्लीज, और मुझे बताओ Q कितना आ जाएगा, CE नॉट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ से 4 से करंट कैसे निकालें, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट। बातें नहीं काजल, बहुत बातें कर रहे हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो मेरे को बताइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम यार, dQ/dt कर देते हैं, तो बोलो बताओ dQ/dt क्या होता है, I फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। और मुझे बताओ जरा, जो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज होती है बाहर आ जाती है, C नॉट बाहर आ जाएगा, d/dt किसका बचेगा। अब डिफरेंशिएशन sin थीटा का होता है cos थीटा, तो sin ओमेगा t का आएगा cos ओमेगा t, लेकिन आपको पता है तभी चेंजिंग होता है, ओमेगा t का ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। sin का तो cos होता है ना सीधा, माइनस में आएगा। आ गया, रुक जाओ, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे बताना जरा i बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो ये ना, अब आप लोग कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। पीछे मैंने वो वाली कंडीशन यूज करी थी, नीचे ये वाली करूंगा। अब आपको दूसरी मर्जी क्यों चल रही है भाई, प्रैक्टिकल कंडीशन ऐसी है कि करंट यहाँ लीड करना चाहिए। आप प्रैक्टिकलिटी में बताइए इसमें करंट क्या करना चाहिए, लीड। तो मैं माइनस वाली कंडीशन लेके इसको नहीं लिखूंगा भाई, प्लस वाली ही लेके लिखूंगा। समझ रहे हैं बात को, मैथमेटिकली दोनों चीज सेम होती है। तो मुझे तुम बताओ cos ओमेगा t बोलो क्या लिखा जा सकता है, sin π/2 sin 90 प्लस थीटा, या इसी को मैं एडजस्ट कर दूं तो बोलूंगा ओमेगा c e नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2। चिंता मत करिए, इसके बाद आप क्या बोलते हो कि I मैक्सिमम कब होगा, वैसे ये I नॉट होगा, ये क्या होगा बोलो, लेकिन मैं फिर भी ऐसे लिखता हूं कि I इज मैक्सिमम व्हेन जो sin ओमेगा t प्लस π/2 है ये 1 के बराबर होगा। तो ये जब 1 के बराबर होगा तो जो ओमेगा c e नॉट आएगा ये अपनी पीक वैल्यू देगा। बच्चों ये निकालना इसलिए जरूरी है कि बाद में आपको अपोजिशन यहीं से समझ में आ रहा है। बार मैं आपको जो अपोजिशन समझा रहा हूँ वो e नॉट बाय i नॉट की रेशियो से समझा रहा हूँ, नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, बताओ पक्का। तो क्या बनेगा बोलो, i बराबर i नॉट, इसकी जगह i नॉट डालो। इससे तुम्हें क्या समझ में आता है, सर अगर वो 0 होगा, ओमेगा टी 0 होगा तो ये फिर भी अंदर π/2 दिखा देगा, मतलब उसके अंदर 0 वाला फेज चलेगा तो इसके अंदर π/2 वाला फेज चलेगा, मतलब वो अपनी 0 ईएमएफ दिखाएगा उस समय पर ये अपनी पीक दिखाएगा। यही तो लीड कर रहा है करंट, नहीं आया समझ में, सबको क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, कौन लीड करने वाला है बोलो, करंट लीड्स वोल्टेज बाय, या तो ये लिख दो,
या लिख सकते हो कि वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई बाय 2, मर्जी होती, दोनों बातें ठीक होती है बच्चे, सोचोगे। तो भाई ईएमएफ इक्वेशन डन, करंट इक्वेशन डन, फेज कंडीशन डन। द थर्ड या फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज इज अपोजिशन, अपोजिशन टू सर्किट। भाई मैं आपको बता रहा हूं सीबीएसई का फेवरेट पार्ट होता है अपोजिशन, किसी भी टॉपिक से वो अपोजिशन ही पूछता है बार बार। बोलो अपोजिशन क्या आएगा? तो मैंने उसको पकड़ा भाई वाली इक्वेशन को, आई नॉट बराबर ओमेगा सी ई नॉट, मैं सारे बार इससे निकाल रहा हूं। मेरे को पता है वोल्टेज टू करंट का रेशियो अपोजिशन होता है, तो यहां पर ये रही वोल्टेज, ये रहा करंट, 1 बाय ओमेगा सी आ गया। तो ये जो ई नॉट बाय आई नॉट होता है यही अपोजिशन होता है, which is here 1 बाय ओमेगा सी। इसको मैं लिख देता हूं एक्स सी, दैट इज अपोजिशन बाय द कैपेसिटर, और ओमेगा को लिख देता हूं 2 पाई न्यू सी। इसका मतलब मुझे बताइए एक कैपेसिटर कब ज्यादा अपोजिशन पैदा करता है? अपोजिशन बाय कैपेसिटर, अपोजिशन बाय कैपेसिटर। सब बच्चे बताइए, एक तो जब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तब अपोजिशन कम पैदा करेगा, रिवर्स है, इनवर्स रिलेशन में। और फ्रीक्वेंसी के बोलो कैसा रिलेशन में है? इसका मतलब जब इसका मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो अपोजिशन बोलो क्या होगा? कम। अब देखो एग्जामिनर की क्या ट्विस्ट है, एग्जामिनर ये बोलेगा एक एलिमेंट ऐसा लगा हुआ जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ एसी की, तो अपोजिशन कम हो जा रहा है सर्किट का, तो ऐसे वाले में कैपेसिटर में होता है। अगर बोले कि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ बट अपोजिशन भी बढ़ रहा है, ऐसा इंडक्टिव में होता है। मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ बट कोई असर नहीं पड़ रहा अपोजिशन पे, ऐसा रजिस्टर में होता है, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज रजिस्टर की वैल्यू होती है आर की वैल्यू, इन सब पर डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी से उसको लेने देना नहीं है, इसी में आता है फ्रीक्वेंसी, समझ नहीं आ रहा। अच्छा सब बच्चे बोलना इस बार क्या होगा? पिछली बार जब डायरेक्ट करंट था तो अपोजिशन कितना था? 0। इस बार डायरेक्ट करंट को लाओ, इस बार एसी का तो पता ही लग गया ना, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर अपोजिशन, लोअर फ्रीक्वेंसी हायर अपोजिशन। पिछले वाले में था हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर अपोजिशन हो, एसी की हायर फ्रीक्वेंसी तो हायर अपोजिशन, इसमें हायर फ्रीक्वेंसी होने पे लोअर अपोजिशन। डीसी की बात कर लेते हैं एक बार, अगर डीसी हुआ तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा, और फ्रीक्वेंसी 0 हुआ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है कैपेसिटर ऑफर्स, अरे बस 2-3 मिनट और है, ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, दैट इज इट ब्लॉक्स डीसी। ये डीसी को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, मतलब कैपेसिटर लगा हुआ तो डीसी को चलने ही नहीं देगा, और इंडक्टर लगा हुआ तो बिल्कुल अलाउ कर देगा, सीधे चले जाओ। समझे कि नहीं समझे? इस सब बातें इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन करवाता है आप लोगों से क्वेश्चंस में। बोलता है देयर इज अ एलिमेंट इन द सर्किट व्हिच ऑफर्स नो अपोजिशन टू डीसी, नो अपोजिशन टू डीसी, इट इज इंडक्टर। व्हिच ऑफर्स इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन टू डीसी, इट इज कैपेसिटर। अब जो पढ़ के जा रहा होगा वो एकदम कैच करेगा इन चीजों को, जो वन शॉट वीडियो देखेगा लास्ट में उसका कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ अगर वन शॉट वीडियोस के भरोसे बैठे होना तो कुछ नहीं होगा। हमारा वन शॉट भी आप लोग देख लो, 3 क्लास में 4 क्लास में जाके पूरा खत्म होता है, पूरा चैप्टर जो होता है वो वन शॉट 1-2 घंटे में खत्म कर देते हैं। वन शॉट में कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई तरीका ही नहीं है इसको वन शॉट में कोई टीचर कैसे करा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो सुन लीजिए, समझ में आ गया? आखिरी बात करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, फेज कंडीशन, अपोजिशन टू सर्किट, क्लियर है सारी बातें। उसके बाद मुझे बता रहा वेव डायग्राम कैसा बनेगा। बोलना ये किसका है? ई नॉट। अच्छा बताना जरा, इसमें कौन लीड कर रहा है? करंट। तो जब ईएमएफ अपनी 0 पे स्टार्ट करेगा तब तक तो करंट अपनी मैक्सिमम पीक पे होगा। मतलब हमें पहले से बना देना है कि करंट अपनी पीक पकड़ चुका है, तब ये चलना शुरू, मतलब पहले से ही बन रहा है, पहले से ही बन रहा है। जब ईएमएफ बन भी नहीं रहा था तब से ही बन रहा है। वो अपनी पीक पकड़ चुका है π/2 की, और ये भाई साहब 0 पे आया, फिर वो अपनी पाई वाली कंडीशन पे गया अपनी π/2 पे, क्योंकि बहुत क्लियरली इस इक्वेशन से पता लग रहा है जब ये 0 होगा तब वो अपनी 0 जमा π/2 यानी sin π/2 यानी i की वैल्यू क्या होगी? i नॉट। जब उसका ओमेगा टी 0 करके 0 रिजल्ट देगा तब यहाँ पर ओमेगा टी 0 होने के बाद भी रिजल्ट i नॉट आएगा। समझ आया? क्योंकि π/2 प्लस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका वेव डायग्राम बनेगा। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको वेव डायग्राम देख के बोलता है बताओ पहचानो कौन है, तो पहचान में आ जाएगा कौन आगे पीछे चल रहा है उससे। क्लियर है? और मुझे फटाफट से बता दो कि फेजर कैसा बनेगा इसका। तो फेजर में मैं क्या बोलूंगा,
यहां पर अगर मेरा ई नॉट है ओमेगा टी एंगल पर, तो मेरा करंट ऑलरेडी पाई बाय 2 आगे चल रहा है। अब तो समझ में आ रहा होगा, ये आई होगा, मतलब कि कुछ ऐसा सीन है भाई, कुछ ऐसा है, मतलब कि अगर मैं इसको अब ऐसा कर दूं, तो मुझे सब बच्चे बोलो स्टार्टिंग में ईएमएफ कितना है, 0, ब्लैक वाला ईएमएफ है, और करंट कितना है बोलो, मैक्सिमम। और होना चाहिए ऐसा कि करंट को तो इसने रोका ही नहीं है, वोल्टेज को रोका। कितना रोकता है? रोकता हमेशा इतना ही है, चाहे कैपेसिटर रोके चाहे इंडक्टर रोके, रोकता सिर्फ इतना है कि पाई बाय 2 से पीछे छूटे बस। कितने से बोलो? अगर करंट छूटेगा तो पाई बाय 2 छूटेगा, और वोल्टेज भी छूटेगा तो पाई बाय 2 से ही छूटेगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है, या तो ईएमएफ पीक पे पहुंच चुका तब करंट शुरू कर रहा होगा, या करंट पीक पे पहुंच चुका तब ईएमएफ शुरू कर रहा होगा। बस आपको ये सोचना है कि इंडक्टर में करंट लैग करेगा और वोल्टेज उसमें कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगी, बस इतनी सी बात सीखनी है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, ऐसे ऐसे चलेगा, ईएमएफ बढ़ेगी, करंट घटेगा, ईएमएफ बढ़ रही है, करंट घट रहा है। उसके बाद कुछ पल्ले पड़ भी रहा है। अब तुम मुझे बस इतनी बात बता दो, बस मैं खत्म कर दिया। मुझे तुम बस इतनी बात बता दो, परसों जैसे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी क्लास शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि सर अभी भी नहीं पता कि इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, रेजिस्टर क्या है। मैंने आपको आज ना 5 चीजें गाई हैं लगभग। पहली चीज, एक मिनट, पहली चीज मैंने आप लोगों को फेस कंडीशंस एक्सप्लेन करी थी कि किस किस जगह पर कौन सा फेस होता है। इस जगह पर 0 फेस, बातें नहीं भाई प्लीज, इधर पाई बाय 2 फेस, इधर 5 फेस, इधर 3 पाई बाय 2 फेस और इधर 2 पाई फेस। फेस का मतलब समझ जाते हो कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी जिसकी वजह से ई की वैल्यू आ रही है। तो ई की वैल्यू ई नॉट आ रही है तो पाई बाय 2 रही होगी पक्का, ई की वैल्यू माइनस ई नॉट आ रही है 3 पाई बाय 2 रही होगी पक्का। बातें नहीं प्लीज भाई। पहली चीज फेस समझाई थी। दूसरी चीज आप लोगों को क्या समझाया था? आरएमएस या वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है। क्या हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट जितना पीक पकड़ रही होती है उतना इतना काम कर सकती है? नहीं सर, उसका इफेक्टिव वैल्यू अलग होता है, which is E नॉट by रूट 2, which is E नॉट by घरों की 220 वोल्ट की एसी सप्लाई। क्या ये 220 पीक है या उसका वर्चुअल है, इफेक्टिव है? क्लियर? उसके बाद आपको तीनों सर्किट्स के बारे में बताएगा। अरे बातें नहीं यार, आर, एल और सी तीनों कैसे काम करते हैं। आर दोनों को रोकता है, एल बोलो करंट को रोकता है। कितना रोकता है बोलो? इतना रोकता है कि बस पाई बाय 2 से पीछे छूट जाए, कि वोल्टेज पाई बाय 2 पहुंचे, पाई बाय 2 फेस पे तो ये शुरू करे, बस इतना ही रोकता है। कैपेसिटर वोल्टेज को रोकता है। कितना रोकता है सर? इतना ही रोकता है कि जब वोल्टेज स्टार्ट करे ना 0 से, तो करंट पाई बाय 2 वाली पीक पे हो। क्लियर हो गया? क्या ये ड्राइव समझ में आ गया आप लोगों को? अपोजिशन समझ में आ गई तीनों सर्किट्स के। एक का एक्सएल है, एक का एक्सी है, एक का ओमेगा एल है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक का एक्सएल एक्सी बराबर में 1 बाय ओमेगा सी। भैया ये बोलूंगा बस नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना, मुझे दिखेगी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए, क्योंकि अभी भी अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर हमारा भी एनर्जी डाउन हो जाएगा कि पढ़ना तो है नहीं, हम ही पागल हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। फिर लास्ट में हम भी लपेट देंगे, आप भी लपेट आना फिर, ठीक है? लपेटते लपेटते चले जाना फिर, ठीक है? जाओ।